जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं का ओपन स्टडी परिवार में। सबसे पहले आज के इस वीडियो के बारे में 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है, इसको जरूर सुनिएगा, बाद में स्किप करिएगा अगर आपको करना है तो। ये जो सेशन है ना, ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से बना रहा हूं और स्पेशली ये जो सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकदम फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो अभी 12th करके या ग्रेजुएशन करके आए हैं और वो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। उसमें उनका ड्रीम है एसएससी सीजीएल की तैयारी करना, तो उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, किस तरह की पोस्ट होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। तो ये सारी बातें उनको मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, बहुत ही बेसिक से। जरा 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस पूरे थंबनेल पे कहीं पर भी एसएससी सीजीएल 2024 की स्ट्रेटेजी नहीं लिखी है, याद रखना। यानी कि अगर आप बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि सर मुझे 2024 के सीजीएल की तैयारी करनी है तो कैसे करूं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, कंप्लीट स्ट्रैटेजी कैसे होगी, उसके सिलेबस को अच्छे से कैसे स्टडी करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से स्ट्रांग बनाया जा सकता है, किस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस इफेक्टिवली हम लोग तैयार कर सकते हैं, इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। लेकिन ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि एसएससी होता क्या है, एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या पोस्ट होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, एज लिमिट और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितनी शिफ्ट में एग्जाम होता है, सारी डिटेल में बातें करूंगा बहुत छोटे लेवल से, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजी की जो वीडियो होगी वो आपको कुछ समय बाद मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। जो आपको थंबनेल पे दिख रहा था सेम वही चीज आपको यहां पे मिलेगी। सबसे पहले हम शुरुआत में छोटे छोटे बेसिक्स जानेंगे, यानी कि फुल फॉर्म्स जानेंगे। ठीक है, कि एक्चुअली एसएससी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपकी एज क्या होनी चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कौन से एग्जाम के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, पोस्ट कितनी होती है, उन पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी होती है और कंप्लीट एग्जाम को क्रैक करने का सिलेबस क्या होता है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उससे भी पहले देखो, सारी बातें मैं आप लोगों को अभी शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं एक छोटी सी बात बताने वाला हूं। अभी 1 नवंबर 2024 को अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही 10 सेकंड में आपको 10 से 20 सेकंड में सारी बातें बता देता हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर से हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। स्पेशली ऑफलाइन बैच जो दिल्ली मुखर्जी नगर में चलता है, गुरुकुल बैच, जिसमें सारी चीजें आप लोगों को एक साथ मिल जाती हैं। इसके लिए हमें 30 सीट्स हर बैच में जो है फिक्स करनी होती है। इसको हम लोग सुपर 30 बैच कहते हैं। तो ये तीसरा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, सुपर 30 बैच, जिसके अंदर हम 30 सीट्स जो है लेते हैं, 30 स्टूडेंट लेते हैं। तो 30 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करना चाहता है, वो यहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 1 नवंबर 2024 से नया बैच एकदम स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच। ठीक है, 2024 को टारगेट करेगा। ऑनलाइन बैचेस भी हमारा जो है फ्रेश बैच 1 नवंबर को आने वाला है। बाकी के बैचेस चल रहे हैं। एग्जाम जो इंग्लिश फाउंडेशन 14 आएगा वो 1 नवंबर को आएगा, ऑनलाइन बैच भी। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच। तो आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो दिल्ली आके पढ़ना चाहता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर लेगा। मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में सब कुछ शेयर कर रखा है। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैंने किस तरह से टीचिंग स्टार्ट करी। मैं आपको बता दूं, मुझे लगभग 6 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने सीजीएल 2019 भी दिया था, जिसमें प्री में मेरा फुल स्कोर था। इंग्लिश सेक्शन के अंदर मेंस में 195 थे मेरे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 201 हुआ और 2022 वाले मेंस एग्जाम में 135 फुल मार्क्स था मेरा इंग्लिश में। 23 वाला मैंने दिया नहीं है, इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं देने वाला, सिर्फ मेरा टीचिंग ही प्रोफेशन है। ठीक है, और एक और अच्छा स्कोर मेरा सीपीओ 2019 का भी था, प्री वाला। ठीक है, इसमें मैंने जो है मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई शुरू करते हैं अपनी कहानी। यहां से थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं चीजों को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलूंगा। ठीक है ना, तो पहला स्टेप है हमारा बेसिक्स ऑफ एसएससी, यानी कि एसएससी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको जान लो। बहुत से स्टूडेंट्स को एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, तो ऊपर लिख रखी है मैंने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसा कमीशन होता है जिसको सरकार बनाती है अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी पोस्ट को फिल करने के लिए कमीशन तैयार किया जाता है। जैसे यूपीएससी है, ए ग्रेड की जितने भी ऑफिसर्स होती हैं उनकी फिलिंग करता है, और बी ग्रेड और सी ग्रेड की जितनी भी फिलिंग होती है उनको एसएससी करता है। उसके बाद और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कुछ डिपार्टमेंट्स खुद ही जो है रिक्रूट कर लेते हैं। ऐसा ही एक कमीशन है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है भर्तियां करवाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीजीएल एग्जाम होता है जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है, मेजर एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, बी ग्रेड के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीएचएसएल होता है, इसका मतलब होता है, देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, इनकी फुल फॉर्म्स, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि कंबाइंड में मतलब हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स जाते हैं इस एग्जाम के थ्रू, लेकिन वो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, यानी कि बी ग्रेड वाले होते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन करके आएगा तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड होगा। और सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन से थोड़ा सा नीचे, ये क्लर्क लेवल की जो है भर्तियां कराता है। ये 10+2 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन के बाद ही भर्ती होती है, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें सिर्फ पुलिस फोर्सेज जो होती है ना, जितनी भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज होती हैं वो आप लोगों की यहां से भर्तियां करवाती हैं, ठीक है। इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी होती है, कांस्टेबल की भी पोस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जैसे एमटीएस है, तो ये उससे भी नीचे स्तर के जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है वो आप लोगों का यहां से रिक्रूट होता है। स्टेनोग्राफी एग्जाम्स जो आपका होता है, उसमें हमारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, स्टेनो लिखते हैं, शॉर्ट हैंड, ठीक है। एक डिटेल्ड पैराग्राफ को वो छोटे से पैराग्राफ में लिख लेते हैं, फिर उसको टाइप करके दोबारा से उसी फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं स्टेनोग्राफर। तो उनके एग्जाम्स भी यहीं से होते हैं, मतलब एसएससी ही कराता है। तो इस तरह से आपके 5 एग्जाम्स तो ये मेजर एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा और भी छोटे मोटे जैसे फेज 11, फेज 12 ये सब चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों की बेसिक जानकारी है, ठीक है, अपने एसएससी कमीशन की, कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसका काम क्या होता है, किसके अंडर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है स्टाफ, ये कमीशन, ठीक है। इतनी सी चीज आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की। छोटी छोटी चीजों की पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं एक लाइन में बता सकता हूं, बाकी की चीजें थोड़ी सी डिटेल हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लेके ही बता पाएंगे, है ना। जैसे यहां पे कुछ चीजें लिख रखी है मैंने, जैसे कि पहले तो आप किस देश से हैं, है ना, ये मैटर करता है। जैसे कि आपको पता ही है कि यार एसएससी जो है सिर्फ इंडिया के लिए काम कर सकता है, भारत सरकार का कमीशन है, तो इसमें सबसे पहली चीज आपकी नेशनलिटी मैटर करती है कि आप कहां के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नेपाल भूटान के भी जो है जितने भी लोग होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतियन रिफ्यूजी जो है अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के लोग होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इस तरह की, और यहां पे मेजर आप यही समझ लो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज आपकी एज लिमिट क्या होती है, मैं सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके वो चीजें बता रहा हूं, ठीक है। बाकी की चीजें आप लोग खुद से ही चेक कर सकते हैं। मैं सीजीएल के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। सीएचएसएल का मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, क्या रहता है, 12th, यानी कि 10+2 से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल जो बताऊंगा वो सीजीएल को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा, समझ रहे हो मेरी बातें। तो यहां पे जो आप लोगों की एज लिमिट दे रखी है वो 18 साल से 32 साल, इसके ऊपर स्टार बना लेना। कुछ के लिए 32 साल है, कुछ के लिए 30 साल है, कुछ के लिए 35 साल, इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है। तो आप ये मान के चलो 18 से आप 30 मान के चलिए, ठीक है, ऐसे मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा, इसके और यहां पे आगे लिख भी रखा है बेस्ड ऑन डिफरेंट पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट की अलग अलग जो है एज लिमिट होती है। तो वो आपका जब नोटिफिकेशन आता है ना एसएससी की तरफ से, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आप स्नातक पास होने चाहिए, है ना। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं 2 नंबर की आप बनवा के ले आओ जिसको सरकार ही नहीं जानती, ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएट लेवल की। ये 2-3 चीजें तो आपको पता चल गई, नेशनलिटी, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है आपका एग्जाम पैटर्न। पहले मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, ये मत कहना कि सर पहले मुझे पोस्ट बता दो, पहले ये बता दो। जो मुझे बताना है पहले मैं वो बताऊंगा, क्योंकि उसी से आपका फायदा होगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, यहां लिखा हुआ है आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न होता है, सीजीएल का एग्जाम पैटर्न होता है, वो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको कॉमन पैटर्न बताऊंगा, फिर एक एक करके सेक्शनल बताऊंगा। कॉमन पैटर्न क्या होता है कि जैसे आपके 2 पेपर होंगे, सिर्फ 2 ही पेपर लेता है एसएससी अब 2022 के बाद से। पहले 3 होते थे, डिस्क्रिप्टिव भी होता था, अब हट गया, ठीक है। उससे भी पहले इंटरव्यू होता था, अब सिर्फ 2 पेपर एसएससी लेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट में आप चले जाओगे डीबी कराने के लिए, उसकी हेडेक बाद में, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपके 2 पेपर होंगे, टियर 1 टियर 2, ध्यान से सुनिएगा।
टीयर 1 तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन टीयर 2 जो है वो थोड़ा सा डिवाइडेड है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। टीयर 1 जो है सब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस वाला, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है, जितनी भी पोस्ट होती है सबको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, जितनी भी पोस्ट होती है। एसएससी का प्री पेपर तो सबको ही देना है, ठीक है। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। पूरा पैटर्न बताऊंगा अभी कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, सब कुछ। लेकिन जो टीयर 2 एग्जाम होता है, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं, है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इनके अंदर में सारी चीजें कैसे कैसे पेपर होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तीनों सेक्शन के लिए आपको इसमें जैसे 2.5 घंटा मिलेगा, इसमें 2 घंटा मिलेगा, इसमें 2 घंटा मिलेगा। जरा समझ लेते हैं, टीयर 1 से कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1, यानी कि पहला एग्जाम, प्री एग्जाम। मेन एग्जाम बाद में होगा, पहले प्री एग्जाम होता है सबके लिए। इसमें क्या होता है, आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेक्शंस मतलब हो गए आपके सब्जेक्ट, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करने होते हैं। पहला है आपका रीजनिंग, दूसरा है आपका जीए यानी कि जीएस, जनरल अवेयरेंस जो होता है हमारा, ठीक है। हाँ, जनरल नॉलेज कह सकते हो, जिसको अगर नहीं पता है तो जीके आप जानते होगे, वो होता है। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स और उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सेक्शन आपको तैयार करने हैं। इसमें से आपका जो भी सिलेबस होता है वो मैं आपको इसी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन उन सारे के सारे सिलेबस से आपके 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। और 2022 के बाद जो प्री पेपर है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नंबर ले आओगे आप पास हो जाओगे, नहीं। आपका एक प्रॉपर मेरिट लगता है, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होता है वो। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके बेस पे ही आप मेंस दे पाओगे, मेरिट के बेस पे मेरिट तो लगेगी, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, ठीक है। हाँ, फिक्स नंबर नहीं होंगे कि इतनी कट ऑफ जा रही है, इतना जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। क्वालिफाइंग है मतलब चांसेस आपके पहले की अपेक्षा 30 से 40% बढ़ गए कि आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है ना। इसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन टोटल पेपर में होते हैं और 0.5% की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 हो गई, ठीक है, एक तरीके से। तो आपने देखा यहां पे प्री पेपर का पूरा पैटर्न आपको पता चल गया, कितने सब्जेक्ट पढ़ने, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितने की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये प्री क्वालिफाई हो गया आपका। अब इसके बाद जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हो, आप पहुंचते हैं मेंस एग्जाम देने। अब मेंस एग्जाम का आपको थोड़ा सा पूरा मॉड्यूल पूरे अच्छे तरीके से समझना है, ध्यान से सुनना। जैसे जो प्री पेपर होता है ना, सॉरी मेंस पेपर जो होता है, मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि 3 सेक्शन में होता है, मतलब 3 पेपर में होता है। 3 सेक्शन मतलब 3 पेपर। तो पेपर 1 जो है सबसे मेन होता है। मेंस में भी पेपर 1 जो है सबसे मेन होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस पेपर 1 में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं, 1, 2 और 3। पहले सेक्शन में 2 मॉड्यूल होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे आज है मेरा मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम जो होगा वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा और पहला सेक्शन फिर से 3 सेक्शन में डिवाइड होगा और वो 3 सेक्शन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। यानी कि पहला सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड है, दूसरा सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड है, तीसरा सेक्शन 2 सेक्शन में अलग अलग डिवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद सेकंड और थर्ड पेपर भी आएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपने देखा, और ये सारे पेपर आपके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे एग्जाम नहीं देने हैं। ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने होते हैं। शांत रहो, टेंशन मत लो, आराम से सुनो। जैसे आपका सेक्शन ए में आपके 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। यानी कि आप गए मेंस एग्जाम में, जो भी आपका टाइम टेबल है, आप पेपर देने गए, तो पहला पेपर दोगे ना, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। एक पेपर होगा पहला, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। कॉमन टाइम होगा दोनों पेपर के लिए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड एक पेपर पूछा जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 30 रीजनिंग के होंगे, ठीक है, मेंस एग्जाम में। और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए आपके 180 नंबर के। 180 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या है भाई, वेटेज क्या रहता है, दोनों का सेम यहां पे लिख रखा है, उसने वेटेज भी लिख रखा है, ठीक है, सब कुछ लिख रखा है। उसके बाद आप आओगे दूसरा पेपर, थोड़ा सा गैप देके आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े से गैप के तुरंत बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको एक इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा मिक्स, और एक आपका जनरल अवेयरेंस यानी कि जीएस का। इंग्लिश और जीएस का कंबाइंड। अच्छा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इसमें देख लो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 100, ठीक है,
यहां पे आपके 70 टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 210 नंबर का, ठीक है। अगर आप 45 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना हो रहा है, ठीक है, हाँ 145 नंबर, ये तो 145 नंबर आ गए मेंस में, ठीक है, 35 होने चाहिए थे, ठीक है, हाँ 35 हो गए। तो 135 नंबर की आपकी मेंस में इंग्लिश आती है, ठीक है। और आपकी 25 या 75 नंबर की क्या आती है, जीएस। टोटल मिलाओगे तो 210 नंबर की पूरा पेपर होता है, दूसरा पेपर, ठीक। मेंस में भी एक पेपर पहला दूसरा, पहले पेपर आपका मैथ्स रीजनिंग का, दूसरा पेपर इंग्लिश और जीएस का। तीसरा पेपर जो होता है उसमें आपका क्या होता है, देखना जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। तीसरे पेपर का भी इसमें थोड़ा सा शेड्यूल अच्छे से बताऊंगा। एक पेपर आपका होता है कंप्यूटर का अलग से, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसकी मेरिट नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार जो सिलेक्शन रुका है 2022 वाले सीजन में, वो कंप्यूटर की वजह से रुका था। फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अब इसका पूरा डिटेल में समझ लो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इसको यहाँ पे थ्योरेटिकल लिख रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जो पेपर 1 है विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन ए और सेशन बी, यानी पहला सेशन और दूसरे सेशन में आपका जो टीयर 2 है वो कंडक्ट कराया जाएगा ऑन द सेम डे, एक ही दिन, एंड इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपल्सरी है हु क्वालिफाई इन पेपर ए, यानी कि जिन्होंने प्री क्वालिफाई करा है, पेपर ए क्वालिफाई करा है। सेशन ए विल इंक्लूड कंडक्टिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड मॉड्यूल ए ऑफ सेक्शन 3। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा है, सेक्शन ए के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। देखो सेक्शन ए के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का पहला पेपर, यानी कि जो ऊपर के 5 पेपर हैं वो आपके एक साथ पेपर होंगे, ठीक है, एक साथ होंगे, मतलब मेंस में आपका कंप्यूटर भी उसी पेपर उसमें होगा, इंक्लूड करा जाएगा उसी पेपर में, ठीक है। हाँ यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन ए के अंदर जो भी इंक्लूड होगा क्या क्या होगा, एक तो सेक्शन ए के दोनों मॉड्यूल, सेक्शन बी के दोनों मॉड्यूल और सेक्शन सी का पहला मॉड्यूल, टाइपिंग को छोड़ के, टाइपिंग अलग है, टाइपिंग अलग से आपको कराई जाती है, ठीक है। सेशन सेकंड विल इंक्लूड कंडक्टिंग मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। यहां पे मॉड्यूल सेकंड जो आपका 3rd वाला सेक्शन है उसका मॉड्यूल सेकंड है, यानी कि टाइपिंग है, वो आपका अलग से होगा, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर, ये मैंडेटरी है कि आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी पोस्ट का हो। मेंस क्वालिफाई कर लिया, अब यहां से आपकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो तीसरा पेपर होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, वो अलग पोस्ट के लिए होता है। एसएससी सीजीएल के अंदर अलग अलग कुछ पोस्ट होती है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो एक पोस्ट होती है AAO की, ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊंगा, ये जो पेपर सेकंड और थर्ड है, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है पेपर सेकंड में स्टैटिस्टिक्स वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और थर्ड वाला भी जो थर्ड वाला पेपर होता है वो आपका इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है, फाइनेंस वाले बच्चों का होता है। यहां पे मैंने लिख भी रखा है कि 2 पोस्ट होती है AAO, एक होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इनका अलग से पेपर होता है, ठीक है। हाँ, और इनकी यहाँ पे जो है पोस्ट के नाम लिख रखे हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताता हूँ। जो तीसरा पेपर होगा वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं देना होता, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना होता है जो स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं और अकाउंट्स वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक और पेपर होता है उन्हीं पोस्ट के लिए सिर्फ स्पेशली, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। बस थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लूंगा मैं। देखना मेरे भाई, 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है 100 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा तो 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। ऐसे ही एक और पेपर होता है, ये भी आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का, 2 घंटे मिलते हैं दोनों पेपर में, ठीक है। तो थर्ड पेपर सभी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई नहीं करना होता, जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ मेंस देते हैं, ठीक है, 80% से भी ज्यादा, 90% ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आपकी मैं चीजें बता रहा हूं कि आपके इस एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, पे स्केल क्या होता है, सब कुछ बता देता हूं, ठीक है। शुरू करते हैं यहां से। जैसे सबसे पहले हम पोस्ट एंड सैलरी जानेंगे लेवल 8 की, इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है।
हाँ, सैलरी के अलग अलग पे लेवल होते हैं। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 4700 ग्रेड पे एक हमारा लेवल होता है, पे लेवल, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सॉरी 4700 नहीं, ये 4800 ग्रेड पे होता है। इसकी जो सैलरी होती है वो 47,000 से लेके 1-1.5 लाख तक जा सकती है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, और उनकी जो है क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी कहां पर है ना, ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इतना कितना एक्सपीरियंस हो गया। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा होगा, यहाँ उसकी मिनिस्ट्री का नाम लिखा होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री में इनको ज्वाइनिंग मिली है, और यहाँ पे आपका ग्रुप लिखा होगा, कौन सी ग्रेड की जॉब आपको मिली। ठीक है ना, जैसे पहली जो हमारी पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट अंडर C&AG। ये आपका पूरा मैं बता दूंगा, इसकी फुल फॉर्म भी मैं लिख के सब कुछ सेट रखा है, जिससे आपको पता रहे कि कौन सी चीज की क्या डेफिनेशन होती है, और ये डिपार्टमेंट को रिलेट भी कर पाओगे कि कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और एक और आपकी जैसे यहाँ पे ये मिनिस्ट्री लिख रखा है, यहाँ पे आपकी दोनों में देखो ग्रेड भी लिख रखा है, और यहाँ पे आपका पे स्केल लिख रखा है कि 4800 ग्रेड पे की आपकी जो है सैलरी यहां से बनेगी। और प्रॉपर जो सैलरी होगी वो आपके ऊपर लिख रखी है कि ये जो दो आपके पोस्ट होती है, इनकी जो सैलरी होती है वो 47,000 से लेकर 1.5 लाख तक जा सकती है। ठीक है ना, इसके बाद आपकी दूसरी और भी पोस्ट होती है, जैसे इनका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है सारी की सारी पोस्ट का। ठीक है, मतलब इनकी जो सैलरी थोड़ी सी कम हो गई है। अब यहां पे आप देखोगे इनकी 44 यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,000 तक जा सकती है, डिपेंड ऑन दी उनकी सिचुएशन। ठीक है, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन कि उनकी कौन सी पोस्ट जो है मिली है, कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, और किस टाइम पर उन्होंने ज्वाइन किया है, इस सब चीज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक और जैसे पोस्ट का नाम लिखा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ASO हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग मिनिस्ट्री में होते हैं, जैसे इसमें सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस हो गया। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया MEA। ठीक है, और HQ अदर मिनिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे जाते हैं, उसमें भी असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पे लिखाई दिख रही हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके मिनिस्ट्रीज के नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। सारी की सारी जॉब आपकी ग्रेड B की है, सारी की सारी। जो इनका जो पे स्केल है वो कम हो गया है बस। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है सारी की सारी। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो और भी, जैसे यहाँ पे इंस्पेक्टर की पोस्ट आ जाती है, इनकम जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है आपका, ये आपका कहाँ आता है, CBDT में आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एक और हमारा जो होता है CBIC, ये भी मिनिस्ट्री होती है, इसमें क्या लिखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इसमें हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर सारे के सारे होते हैं, जैसे यहां पे लिखा है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, सॉरी एक्साइज, और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा होगा। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, यहां पे भी इंस्पेक्टर की जरूरत होती है। ये सारे के सारे आपके इंस्पेक्टर पोस्ट हैं। इनका जो पे लेवल है वो भी सेम है, 4600 ग्रेड पे, और इनकी जो जॉब है कुछ जैसे ये दो नीचे वाली हैं सारी की सारी B ग्रेड की जॉब है, और ये C ग्रेड की जॉब है। कौन सी वाली, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ठीक है ना, इसके बाद और भी जैसे पोस्ट के नाम लिखे असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट, ये भी सब इंस्पेक्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में। इनका जो पे लेवल है वो कम हो जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये सारी की सारी, और ये भी B ग्रेड की जॉब है। भाई सारी की सारी B ग्रेड की जॉब होती है, इसमें 95% सारी की सारी B ग्रेड की जॉब होती है SSC CGL में। ठीक है, ये बाकी के और जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो होता है, इसमें भी सब इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ती है। उनमें आपकी जहां पे पोस्ट देखो दे रखी है, और आगे जो है ग्रेड भी दे रखा है, और आपका पे स्केल भी दे रखा है। ठीक है, सब कुछ लिख रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम और इंप्लीमेंटेशन, इसमें भी आपके JSO की जरूरत पड़ती है, तो JSO की पोस्ट यहाँ पे भी आपको फिल होती है। इसका भी ग्रेड B और 4200 ग्रेड, ये सारे के सारे आपके पोस्ट के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब ये सब चीजें तो आपकी बात की, जब आप मेंस क्वालिफाई करोगे तो इन सब चीजों का आइडिया आपको अपने आप लग जाता है कि मुझे कौन सी पोस्ट चूज करनी है। जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा 1 साल तैयारी करोगे ना अच्छे से, तो तैयारी के दौरान ही आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। एक एस्पिरेंट जो होता है ना, रियल एस्पिरेंट, उसको अपने एग्जाम की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो उसको सब पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे एग्जाम का नाम क्या है, मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी, मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप पता चलते जाता है। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी है। C&AG का जो आपका फुल फॉर्म होता है, यहां पे लिख रखा है कंट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको उसकी कोई पूछता है आपसे फुल फॉर्म तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। जैसे ऑडिट की भी पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है और जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट होती है। आपके डिपार्टमेंट के नाम लिख रखे हैं, जैसे ऑफिस अंडर कैग, ठीक है, अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ये आपकी सी ग्रेड की जॉब आ जाती है। इनका पे स्केल कम हो जाता है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इनकी जो सैलरी होती है वो आपकी 29,000 से स्टार्ट होती है बेसिक सैलरी, और 92,000 तक जा सकती है, ठीक है। और इससे पहले वाले जो पोस्ट हैं इनकी 35,000 बेसिक सैलरी होती है, 1,12,000 तक जा सकती है, ठीक है ना। और इससे पहले 44,000 मैंने बता ही दिया था, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी पोस्ट हो गई। सारी की सारी पोस्ट के नाम, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आप डिटेल में सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। ये तो पोस्ट के नाम और उनकी सैलरी हो गई, ठीक है। अब इसके भी नीचे कुछ जो है पोस्ट होती है जिनका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे की जॉब होती हैं, ठीक है। ये भी सी ग्रेड की जॉब होती हैं। इनके भी यहाँ पे आपके नाम दे रखे हैं, टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और अपर डिवीजन क्लर्क। ये सारे के सारे सीजीएल के थ्रू जाते हैं, जिनके कम मार्क्स आते हैं, कम आपकी जो है जैसे कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके कम मार्क्स हैं या आपका नाम बहुत नीचे है सबसे लिस्ट में, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है ना। हाँ, आप सिर्फ एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करने के लिए पेपर मत निकालो, आप इसलिए भी निकालो ताकि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सके, समझ रहे हो। जब आप अच्छी रैंक लेके आते हो, अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तो आपको अच्छी पोस्ट भी तो मिलती है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई आपकी बेकार कभी नहीं जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, ये तो हो गई आपकी सारी की सारी बात किसकी, आपकी पोस्ट्स की और उनकी सैलरी की, कि पे स्केल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया कि प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस देना है, मेंस के अंदर 2 अलग अलग पेपर देने हैं, मैथ्स रीजनिंग का अलग देना है, इंग्लिश जीएस का अलग देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर कंप्यूटर भी पढ़ना है और टाइपिंग भी तैयार करनी है। तो ये सारा का सारा आपका मेंस का खेल है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो समझ लो कि आपकी सीजीएल की तैयारी कंप्लीट है, और आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हो और मेंस के लिए सिर्फ 2 महीने छोड़ रहे हो, तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो हमेशा से मैं 2 सेक्शन आपको एक्स्ट्रा फोकस करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश पे तो सब लोग कर लेते हैं, रीजनिंग को ऐसे इग्नोर कर देते हैं, वो भी हो ही जाता है। लेकिन जीएस और कंप्यूटर की वजह से इस बार जितने स्टूडेंट फेल हुए हैं ना, वो सच में रो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उनको ना पछताना पड़े, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर का पूरा सिलेबस डिटेल में बताता हूं। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी हर एक सब्जेक्ट की, कि मैथ्स कैसे तैयार करें, इंग्लिश कैसे तैयार करें, सारे सेक्शन प्रॉपर प्रैक्टिकल करके सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ बैठ के अच्छे से डिस्कशन करके मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, ठीक है, और आपका ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल, ये सारे के सारे जो है आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं। अभी ये सिर्फ इतने ही नहीं है, टोटल 38 चैप्टर हैं, 38, ठीक है। ये मैथ्स के ट्राइंगल हैं, है ना, क्वाड्रिलेटर्स हैं, ये सारे के सारे आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं। पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, यूट्यूब पे ढूंढ लेना, गूगल पे ढूंढ लेना, आपके नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन कर देता है वो, ठीक है। और मैं भी मेंशन कर रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इंग्लिश का मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में दोहरा काम होता है। इंग्लिश में ना थोड़ा सा दोगलापन है। कैसे, मैं बताता हूँ। 2 तरह का सिलेबस होता है इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे जो सिलेबस दिख रहा है ना, ये कम दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन जब असल में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो इसका 10 गुना कर लो, इसका 10 गुना मल्टीप्लाई कर लो, इतना सिलेबस है। यानी कि जब आप ये 10 गुना सिलेबस पढ़ लेते हो ना, तब जाके इस पे हम आ पाते हैं। और एग्जाम में आपकी यही आता है। ये तो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम में आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम के पहले जो इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं ना, उस पे काम करना। इसमें आप देखोगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा का पूरा आपका ग्रामेटिकल सेक्शन होता है। और ग्रामर पढ़ने के लिए अलग से हमारा सिलेबस होता है, इतना लंबा ग्रामर का अलग से हमारा सिलेबस होता है, तब जाके आपके जो है पूरे तीनों सेक्शन कवर हो पाएंगे। पूरा ग्रामर आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन उस ग्रामर की मदद जो आपको मिलती है ना, वो यहाँ पे भी मिलती है क्लोज टेस्ट में,
ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलती है, क्लोज टेस्ट में मिलती है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी मिलती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस ग्रामर का ही पार्ट है, नरेशन आपका मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें लिख लेना भाई सब, ग्रामर के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक सिलेबस होता है इंग्लिश का, जिसके अंदर हम लोग अपनी क्लासेस में जो आपको सिलेबस लिखाते हैं कि अगर आप अपने एग्जाम में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपका ये वाला सिलेबस पहले कंप्लीट करना जरूरी है, उसके बाद ये प्रैक्टिस वाला सिलेबस होता है। ये सब कुछ सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला सिलेबस फॉलो करना होता है। तो इंग्लिश का थोड़ा खास ध्यान रखें, क्योंकि जो सिलेक्शन दिलाती है ना वो इंग्लिश दिलाती है इस बार, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का ही है। 45 क्वेश्चन, 135 इन मेंस एंड 50 क्वेश्चंस आपके प्री में, ठीक है। तो 185 नंबर की इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद ये इंग्लिश हो गया। अब इसके बाद जीएस में आपको कुछ इस तरह के जो है टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितने का ये आधा सा होगा, इससे ज़्यादा इतने का तो अकेला स्टैटिक जीके। फिर करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, स्कीम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऑथर्स हो गए, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर तो मैंने बता ही दिया, साइंस हो गया, सीन हो गया, जनरल पॉलिसी हो गई आपके, और रिसर्च वगैरह हो गई, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा आपका डिटेल्ड जो है जीएस का सिलेबस दे रखा है। अब ये मत सोचना कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ना शुरू करोगे तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो ये आपको पहाड़ लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनिंग का भी जैसे सिलेबस मेंशन कर रखा है, जैसे एनालॉजी है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है ना, स्पेशल ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, बहुत सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिख रखे हैं। चाहो तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर पीडीएफ आप लोग गेट कर सकते हो ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अभी तक हम लोगों ने कितनी सारी चीजें कवर कर ली। आपको मैं नेशनलिटी बता दी शुरुआत में, एज लिमिट बता दी मैंने 18 से 32, ठीक है, उसमें भी कंडीशन है। उसके बाद मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, एग्जाम पैटर्न सारे के सारे पेपर के बारे में बता दिया, प्री मेन सब कुछ बता दिया डिटेल में। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कौन कौन सी पोस्ट आपको इसमें मिलती हैं, क्या पे स्केल होता है, क्या उनकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी पोस्ट होती है, ये सारी की सारी चीज़ें। और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो अगर मैं मान लो 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो तुम देखोगे, तो कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी इसमें ऐड नहीं करी है। स्ट्रैटेजी मैं प्रॉपर अलग से बनाऊंगा। पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअली एसएससी के अंदर होता क्या क्या है। जिनको कुछ नहीं पता है वो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर उनके लिए स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा अच्छे से, प्रॉपर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की जो वीडियो आएगी वो बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, हाँ, बहुत जल्दी आने वाली है, और एज सुन एज पॉसिबल। जितना प्यार आप इस वीडियो को दोगे उतनी जल्दी आपको स्ट्रैटेजी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, हाँ। और एक बार मैं आपको जाते जाते फिर से बता दूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो प्रॉपरली सीजीएल 2024 की तैयारी करना चाहता है, तो 1 नवंबर से आपका नया बैच आ रहा है ऑनलाइन भी, जिसकी फीस बहुत कम होती है, और ऑफलाइन भी आ रहा है ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली मुखर्जी नगर, जहां पे आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो खाना पीना, रहना, क्लासेस, गाइडेंस, सब कुछ प्रॉपर स्टडी रूटीन। तो वो आप लोगों को मिलेगा ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली में आके। और इसमें हम 30 सीट्स जो है रखते हैं, जिसमें 30 स्टूडेंट लेते हैं, जिनका नाम है सुपर 30 बैच। 2 बैच हमने कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली, अभी तीसरा बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 नवंबर से। प्रॉपरली टारगेट करेगा 2024 को। तो इसके लिए सिर्फ 30 ही सीट हमारे पास अवेलेबल होती है। हॉस्टल में हमारे पास 60 सीट है, लेकिन 30 हम रखते हैं रिजर्व सुपर 30 के लिए, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा, तो इसको कंसिडर जरूर करें। किसी तरह की अगर जानकारी लेनी है, ये टारगेट करेगा 2024 का, ठीक है, हाँ। इसमें आपका हॉस्टल, खाना, गाइडेंस, सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, और आपको लाइब्रेरी सब कुछ हम ही प्रोवाइड कराते हैं। इसकी एक कंप्लीट पैकेज फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, ठीक है ना, हाँ। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आपके पास ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। और डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। ये हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जानकारी ले लीजिए, ठीक है। और ये दोनों टेलीग्राम चैनल हैं, ठीक है, हाँ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगले एक और बढ़िया से प्यारे से वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, जय हिंद।